मेरी शादी हुई तो मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था। इसलिए मेरी माँ ने मुझे 1 महीने के अंदर शादी करके विदा कर दिया था कि यह सच किसी को पता ना चले। पर मेरे पति तो खुद एक डॉक्टर थे। मैं इसी परेशानी में थी। तभी पति कमरे में आए और मुझे देखते हुए बोले, तुम्हारा चेकअप करना है। अगर मेरा शक सही हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं और ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर पति ने अपने बैग से एक चीज़ निकाली कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह मेरा नाम रश्मि है और मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई। हम 5 बहनें थे, मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पापा की मृत्यु हमारे बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद जैसे तैसे करके मम्मी ने ही हमें पाला था। मेरे मम्मी पापा ने पसंद की शादी की थी और इसी वजह से मम्मी के माँ बाप और पापा के माँ बाप दोनों ने उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा था। इसलिए पापा के बाद मम्मी के पास हम 5 बेटियों के अलावा कोई भी रिश्ता नहीं था। मेरे पापा पढ़े लिखे थे, एक प्राइवेट कंपनी में थे, जबकि मेरी मम्मी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं थी। वह तो बस इंटर पास थी, क्योंकि जब वह इंटर में थी तो पापा के साथ भागकर शादी कर ली और फिर शादी के 2 साल बाद मैं पैदा हुई। मम्मी घर और मुझ में मशरूफ़ हो गई और उनकी पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। मम्मी ने एक बार अपनी ज़िंदगी की पिछली बातें बताई थी कि उनका जन्म एक जॉइंट फैमिली में हुआ था, जहाँ चाचा, बड़े पापा सब साथ रहते थे। मेरे नाना एक कंपनी में एक बड़े पद पर थे। माँ के चाचा और बड़े पापा भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। घर में पैसों की कमी नहीं थी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। किसी किस्म का झगड़ा या दौलत का लालच किसी भी इंसान में नहीं था। सब एक दूसरे की भलाई चाहते थे। मम्मी ने बताया कि उनकी मंगनी बचपन में ही उनके चाचा के दोस्त के बेटे विकास से तय कर दी गई। विकास के माँ बाप नहीं थे, इसलिए वो मेरे ही घर पर रहता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी मम्मी बड़ी होती गई, उन्हें लगने लगा कि बचपन में जुड़े बेनाम रिश्ते किसी काम के नहीं, जब उन पर दिल ही ना था रखता हो। मम्मी बताती है कि उनके मंगेतर विकास बचपन से ही बहुत शर्मीले किस्म के थे। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। मम्मी ने बताया कि फैमिली में सबसे ज़्यादा कोई गुड लुकिंग था तो उनका मंगेतर विकास ही था। लेकिन इसके बाद भी मम्मी को वो कभी भी पसंद नहीं आए थे। उनके घर का माहौल भी अच्छा था और फिर दोस्तों ने विकास का नाम लेकर इतना छेड़ा कि उन्हें छोटी क्लास में ही पता चल गया कि वह उनके मंगेतर हैं। फिर धीरे धीरे जब मम्मी और विकास दोनों बड़े होते गए तो मम्मी को पता चला कि बचपन की मंगनी सिर्फ मंगनी तक ही नहीं है, बल्कि विकास उनको पसंद करता है। सिर्फ पसंद ही नहीं करता, वह उनके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव भी है। और मम्मी को उनकी यही बात बुरी लगती थी। वह उनको लेकर बहुत जल्दी हाइपर हो जाते थे। मम्मी कहती है कि फैमिली में सबसे ज़्यादा गुस्सा वाला विकास ही था। उसका गुस्सा बहुत तेज़ था। कभी कभी मम्मी को लगने लगता था कि वह साइको है, जो खुद के आगे किसी के बारे में नहीं सोचते। उन्हें मम्मी को उनके भाई से भी बात करना पसंद नहीं था और उन्हें रोकना अपना हक समझते थे। एक बार तो उन्होंने मम्मी के चाचा के बेटे से झगड़ा कर लिया, और सिर्फ इसलिए कि उसने मम्मी का हाथ यूं ही मजाक में पकड़ लिया था। मम्मी 10वीं क्लास में थी और वह 12वीं क्लास में, लेकिन गुस्सा इतना था कि वह 35-40 के जवान मर्द में भी ना हो। मम्मी बताती है कि उनके अपने माँ बाप यानी कि मेरे नाना नानी ने कभी भी उनको किसी बात के लिए नहीं रोका टोका था और हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। लेकिन विकास उन्हें कैद करके रखना चाहता था। वह किसी साइको आशिक जैसे थे, जो अपनी माशूका को दुनिया से छुपाकर अपने घर में रखना चाहते थे, चाहे माशूका का दम घुट जाए। और यही उनमें कमी थी। एक बार भाई से झगड़ा कर लिया तो घर वालों ने प्यार से समझाकर इग्नोर कर दिया और यहीं से उनकी हिम्मत बढ़ी। फिर उन्होंने मम्मी के हाथ तोड़ दिए, क्योंकि मम्मी उनसे बात करते हुए किसी पर मुस्कुरा दी थी। इस बार हद हो गई थी और मम्मी को उनसे नफ़रत हो गई। विकास की हरकतें किसी नॉर्मल इंसान की हरकतें नहीं थी और यही बात मम्मी ने जब चाचा से की कि विकास का इलाज करवाए, क्योंकि वह एक साइको पेशेंट है और इससे सबकी जान को खतरा है, तो पहली बार मम्मी के चाचा ने मम्मी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और इसी बात ने मम्मी के नफ़रत को और हवा दे दी थी। इन्हीं दिनों विकास का रिजल्ट आ गया था और साथ ही उसको अमेरिका के एक मेडिकल कॉलेज से स्कॉलरशिप ऑफ़र आई, तो मम्मी के चाचा ने उसे वहाँ भेजने की सारी तैयारी कर ली, जबकि वह जाना नहीं चाहता था। और जब गया तो जाते हुए सब भाइयों को वार्न करके गया था कि कोई भी मम्मी के आसपास नज़र ना आए।
विकास से सब भाई इस कदर डर गए थे कि अब वह मम्मी के आसपास भी नजर नहीं आते थे और यूं मम्मी अकेली और तन्हा हो गई थी। हर गुजरते लम्हे के साथ उनके दिल में विकास के लिए नफरत बढ़ रही थी। मम्मी इन दिनों कॉलेज में थी और इन्हीं दिनों मम्मी की क्लास में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। मम्मी की इस लड़की से, जिसका नाम मीनू था, उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्त के जरिए मम्मी की मुलाकात मेरे पापा से हुई। मम्मी की वह दोस्त मेरे पापा की बहन यानी कि मेरी बुआ थी। मेरे पापा उन दिनों पीएचडी कर रहे थे और मम्मी से उम्र में बहुत बड़े थे, लेकिन पहली नज़र की मोहब्बत मम्मी पापा दोनों के दिल में पनपने लगे। मेरे पापा बहुत शांत स्वभाव के अच्छे इंसान थे और मम्मी को बहुत अच्छे लगे थे। वह पापा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मम्मी ने मुझे बताया कि जब तुम्हारे पापा ने मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे माँ बाप और ख़ास तौर पर चाचा तो आग बबूला हो गए थे। एक तो मैं विकास की मंगेतर थी, ऊपर से तुम्हारे पापा मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़े थे। मेरे घर वालों को इतना ऐतराज़ था कि उन्होंने तुम्हारे पापा के माँ बाप यानी कि तुम्हारे दादा दादी को खूब बेइज्जत किया और इस बेइज्जती की वजह से तुम्हारे दादा दादी मेरी और मेरे घर वालों की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। लेकिन मैं और तुम्हारे पापा यूं ही घर वालों की वजह से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दे सकते थे। इसलिए लाख घर वालों को मनाने पर भी जब वह ना माने तो हमने छुपकर शादी करने का फैसला कर लिया और एक दिन चुपके से शादी भी कर ली। यह खबर जब मेरे घर वालों ने सुनी तो ज़िंदगी में पहली बार मेरे पापा ने भी मुझे मारा था और फिर शायद उन्हें मुझ पर तरस आ गया था तो उन्होंने तुम्हारे पापा को बुलाया और मुझे उनके साथ यह कहकर भेज दिया कि अब उनका मुझसे और मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, इसलिए अब वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। और चाचा ने यह भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों यह शहर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि विकास को पता चल चुका है और वह गुस्से से पागल हुआ इंडिया आने को तैयार है। अगर वह आ गया तो तुझे और तुम्हारे पापा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसको जानती थी कि वह कितना गुस्से वाला इंसान है, इसलिए मुझे उस शहर को छोड़ना ही बेहतर लगा। और दूसरी तरफ तुम्हारे दादा दादी भी गुस्से से भरे बैठे थे। उन्होंने तो हमें घर में घुसने भी नहीं दिया और दरवाजे से ही विदा कर दिया था। मैं और तुम्हारे पापा दूसरे शहर आ गए। तुम्हारे पापा पढ़े लिखे थे तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी थी। ऐसे ही हमारा आशियाना खुशियों भरा होता अगर तुम्हारे पापा को भगवान अपने पास ना बुलाते। मैं उनकी बड़ी और समझदार बेटी थी और वह अपनी हर बात और हर दुख मुझे यूं ही बांट लिया करती थी जैसे हम दोनों सहेलियां हों। मम्मी अपनी पिछली बातें करते करते यूं मायूस हो गई थी और मुझे भी पापा की याद आ गई थी। मैं 16 साल की थी जब मेरे पापा का हार्ट अटैक आया और वह दुनिया से चले गए। उनके साथ की ज़िंदगी और उनके बाद की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क था। उनके साथ ज़िंदगी रंगीन और खूबसूरत थी और उनके बाद ऐसा वक्त भी आया जब हम खाने को भी तरस गए थे और तब मम्मी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया और हम 5 बेटियों को पालने लगी। पहले मम्मी के पापा और फिर मेरे पापा ने उन्हें फूलों की सेज पर रखा था और अब हम कांटों पर पड़े थे तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन मम्मी यूं ही मेहनत करती रही और हम बड़े होते गए। मुझे मम्मी ने दोस्त समझकर सब बताना शुरू किया तो मुझे डिप्रेशन में पढ़ाई से मन उचट गया। मैंने मम्मी से कह दिया कि वह अपनी मेहनत की कमाई मुझ पर खर्च ना करे। मैं पढ़ नहीं सकती। पढ़ाई छोड़कर मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी पकड़ ली जहाँ से मुझे 15,000 मिलते थे। मैं जब मम्मी के हाथ पर इन पैसों को रखती तो उनके चेहरे पर छाई खुशी देखकर वह सुकून हो जाया करती थी। मुझसे छोटी बहनें पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। मेरी सब बहनें पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी और मम्मी की मेहनत को ख़राब नहीं जाने देना चाहती थी। मम्मी भी हम सबसे बहुत मोहब्बत करती थी और भरोसा करती थी। लेकिन एक दिन सारा भरोसा टूटकर ख़त्म हो गया और उनकी सारी ज़िंदगी की मेहनत एक पल में ख़त्म हो गई थी और इसे ख़त्म करने वाली मैं थी। मैंने उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया, जिन्होंने अपनी जवानी हमें संवारने में गुजार दी। मुझसे गलती नहीं बल्कि एक भयानक पाप हो गया, ऐसा पाप जिनकी माफ़ी नहीं थी। मेरा उठाया एक गलत कदम मेरी बहनों का भविष्य खतरे में डाल दिया और मेरी माँ का सब बहनों से भरोसा ख़त्म करवा दिया। मैंने वह किया था जिससे आसमां सिर्फ मेरे सर पर नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरी माँ और बहनों के सर पर भी गिरा दिया था और ऐसा गिराया था कि अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम सर उठाकर चल सके। वह कुछ यूँ कि मैं जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी में एक मनोज नाम का लड़का भी ऊंचे पोस्ट पर काम करता था
और वह मुझे देखकर मुस्कुराया करता था। शुरू शुरू में मुझे उस पर गुस्सा आता था और मुझे वह अजीब लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं उसके मुस्कुराने की आदी हो गई। मगर उसने मुझसे अभी तक कोई बात नहीं की थी, लेकिन मुझे लगने लगा कि मेरी कहानी भी बिल्कुल मेरी माँ की तरह होगी। वह बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम था और कंपनी की हर लड़की उसे देखकर स्माइल करती थी, लेकिन वह सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराता था। इस बात ने मुझे ज़रा मगरूर कर दिया। कुछ दिन गुजरे तो मनोज ने यूं ही आते जाते मुझसे बातें करनी शुरू कर दी, जो कुछ ही दिन में बहुत सारी बातें तक आ पहुंची थी। और फिर थोड़े ही वक्त में हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। और अब वह रोज़ मेरे लिए एक गिफ्ट लाया करता था। मैं मम्मी से कहती कि मेरी दोस्त ने दी है। मम्मी को अपनी बेटियों पर, खासकर मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। वह मेरी बात पर यकीन कर लिया करती थी और मैंने भी सोच लिया था कि जैसे ही मनोज मुझसे अपने दिल की बात करेगा तो मैं मम्मी से बात कर लूँगी। और मुझे यकीन था कि मम्मी मेरे साथ वह हरगिज़ नहीं करेगी जो उनके साथ हुआ था। वह मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है और मेरी पसंद की शादी तो करवा ही सकती थी। मेरी मम्मी ने यही सिखाया था कि मोहब्बत करने में कोई पाप नहीं, तो मुझे यकीन था कि उनको कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं इन दिनों बहुत खुश थी, बल्कि मैं हवाओं में उड़ती फिरती थी। एक हैंडसम और इतना अमीर आदमी मुझ पर फिदा था, लेकिन फिर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहब्बत में बहक गई और एक पाप कर बैठी, ऐसा पाप जो सारी ज़िंदगी तड़पने को काफ़ी था। हुआ कुछ यूँ कि मेरा जन्मदिन था। हालत तंग होने के बावजूद भी मम्मी ने मेरे लिए केक लाया और मेरी बहन ने चंद मिनट में ही बर्थडे थीम तैयार कर दी। हम माँ बेटियों ने इस दिन बहुत मस्ती की थी और मैं इस खुशी में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मनोज ने कहा था कि उसने कल मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और इस सरप्राइज़ में मुझे अपने दिल का हाल सुनाएगा। कल के दिन के लिए मैं बहुत बेकरार थी और फिर सारी रात जागकर मैंने कल होने का इंतज़ार किया। फिर अगले दिन मैं घर से कंपनी के लिए निकली, लेकिन कंपनी नहीं गई, बल्कि मनोज के बताए हुए पार्लर पर गई, जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट उसने पहले से ही ले रखी थी। और फिर 4 घंटे की मेहनत के बाद ब्यूटिशियन ने मुझे परी बना दिया था। मुझे आईने में देखकर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि यह मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मैंने कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया था। ब्यूटिशियन का मेकअप और डिजाइनर महंगी ड्रेस में मैं आसमान से उतरी परी लग रही थी। यह सोचकर तो मैं शर्मा गई कि मनोज देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। थोड़ी देर बाद वॉचमैन ने आकर मुझे बताया कि गाड़ी मुझे लेने आई है। मैं बाहर आई तो एक चमचमाती हुई महंगी कार बाहर खड़ी थी। ड्राइवर ने भागकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मैं गाड़ी में बैठ गई। मनोज मुझे लेने नहीं आया था, मतलब सरप्राइज़ बहुत बड़ा था। कुछ देर के सफ़र के बाद मैं शहर की रौनक से हटकर एक खूबसूरत और शांत जगह पहुंची थी। सामने ही खूबसूरत फार्म हाउस था और फार्म हाउस के अंदर सीढ़ियों पर फूल ही फूल थे। मैं इतना खुश थी कि मैं सब कुछ भूल चुकी थी और याद तो था सिर्फ इतना कि मुझे इतना स्पेशल फील करवाकर उसने मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत और बढ़ा दी थी। उस फूलों से ढके रास्ते से होती फार्म हाउस में दाखिल हुई तो फार्म हाउस की सजावट देखकर दंग रह गई। यह सारी तैयारी मेरे जन्मदिन के लिए थी और एक बहुत ही खूबसूरत केक मंगाया था। मैंने मनोज के साथ मिलकर केक काटा। उसने गिफ्ट में मुझे डायमंड का सेट दिया और इतना महंगा गिफ्ट इंसान उसी को देता है जिससे वह मोहब्बत करता है। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे एक कमरे में ले आया जो अंधेरे में डूबा हुआ था और फिर जैसे ही उसने लाइट ऑन की, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस कमरे में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मेरी फ़ोटो ना हो। हर तरफ मेरी ही फ़ोटो थी। और फिर मनोज ने घुटनों पर बैठकर मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और मैं खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और मुझे ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया था। मैं उसकी बाहों में बहुत खुश थी। मनोज ने मोहब्बत में एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने मेरी ड्रेस का बाजू थोड़ा सा नीचे कर दिया। मैं उसकी इतनी मोहब्बत देखकर खुशी से मदहोश हो चुकी थी। इस मदहोशी में क्या क्या हो गया मुझे होश ही नहीं रहा था। उस दिन मनोज ने मोहब्बत में सारी हदें पार कर दी और मैंने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। और जब मेरी मदहोशी कम हुई तो मैंने खुद को बेड पर मनोज के पहलू में पाया था। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी, इसका मुझे एहसास हुआ था, लेकिन मनोज ने यह कहकर तसल्ली दिला दी कि वैसे भी हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, तो इतना चलता है। मैंने उसकी बेपनाह मोहब्बत देखी थी, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। लेकिन इसके बाद बार बार हम दोनों यह पाप करते रहे थे और वह मुझे बार बार तसल्ली देता था और अब वह शादी की बात को भी टालने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उसे मेरी करीबी के सिवा मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और तभी
एक दिन अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद जो बात मुझे बताई, उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं यह बात बताने के लिए मनोज के घर गई, लेकिन उसके फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। जब मैंने उसके पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि वह तो चंद दिन पहले ही यहाँ रहने आया था और अब जा चुका है। लेकिन मैं खुद को तसल्ली दे रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वह वापस आएगा। मैं उसका फ़ोन मिला कर थक चुकी थी, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मेरी परेशानी दिन पर दिन बढ़ रही थी। मैं किसी को यह नहीं बता सकती थी, और अगर मम्मी को पता चल जाता तो मुसीबत आ जाती, और मुसीबत को एक न एक दिन आना ही था। तो मुसीबत आ ही गई। मम्मी ने मेरे बैग में मेरी टेस्ट रिपोर्ट देख ली थी, और इस दिन मैंने उनके भरोसे का खून कर दिया था। वह रोते हुए यही कह रही थी कि मैं उन्हें बता देती तो वह इज्जत से मुझे विदा कर देती। यह सब तो ना देखना पड़ता, लेकिन यह सब हो चुका था। मैं मम्मी से माफ़ी मांगकर थक चुकी थी, लेकिन मम्मी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, और बहनों पर भी इतनी पाबंदियां लगा दी थी कि वह भी मुझे देखना नहीं चाहती थी। मम्मी ने मुझे ठिकाने लगाने का सोचा और रिश्ते वाली आंटी को रिश्ता लाने को कहा, चाहे किसी अंधे लंगड़े लूल्हे का ही क्यों ना हो। और आंटी मेरे लिए रिश्ता भी ले आई, जिसे मम्मी ने बिना जांचे परखे और बिना लड़के को देखे हाँ कह दी थी। फिर मेरी शादी करवाकर बिना मुझसे मिले मुझे घर से भेज दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ना खुद अपने दामाद को देखना जरूरी समझा और ना मुझे दिखाया। आंटी के साथ ही मैं दुल्हन बनी अपने पति के घर आ गई थी। आंटी शायद मेरे पति की जानने वाली थी। वह मुझे कमरे में बिठाकर जा चुकी थी। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरे पेट में किसी दूसरे का बच्चा था, और अब मैं किसी की पत्नी थी। मम्मी ने कहा था कि यह बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को छुपा कर रखो, और कुछ दिन बाद बता दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरा पति समझेगा कि यह उसी का बच्चा है और मेरी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो बात आंटी कह कर गई थी, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आंटी ने कहा था कि मेरा पति डॉक्टर है, और अगर वह डॉक्टर था तो मैं उसे चाहकर भी सच नहीं छुपा सकती थी। आज शादी की पहली रात थी। मेरी हकीकत उसके सामने खुल जानी थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था, चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा पति आया और उसने जो बात की उससे मेरे चेहरे का रंग फीका हो गया था, जैसे मैं मर चुकी थी। मेरे पति ने कहा कि वह मेरा एक टेस्ट करेगा, क्योंकि उसे मेरी हालत देखकर मुझ पर शक हो रहा है। जिस तरह जल्दी जल्दी में शादी हुई तो कोई पागल भी समझ सकता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह मेरा टेस्ट करेगा। और जैसा वह समझ रहा है, अगर वह सच हुआ तो वह मुझे डिवोर्स दे देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मुझे फिर से अपनी दूसरी बड़ी गलती का एहसास हुआ, जो मैंने शादी करके की थी। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इससे अच्छा था कि मैं मर जाती और फिर सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अब सब कुछ ख़राब होने वाला था, क्योंकि जैसे ही वह टेस्ट करता मेरा सच सामने आ जाता। फिर वह मेरे साथ क्या करता यह मैं भी नहीं जानती थी। मैं डर से खुद में सिमटी बेड पर बैठी थी। मेरा पति अलमारी से अपना बैग निकाल कर लाया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, और मैं जान चुकी थी कि आज मुझे बदनामी और मौत से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरा डिवोर्स होता और फिर सीधा मुझे ज़िंदगी को अलविदा कह देना था, क्योंकि इसके सिवा कोई और चारा था ही नहीं। मेरे पति ने अपना बैग मेरे सामने बेड पर रखा, और फिर उसे खोलकर सबसे पहले जो चीज़ उसने निकाल कर मुझे दिखाई, मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो मेरी और मनोज की फ़ोटो थी। वह भी ऐसे वक्त की जब मैं उसके धोखे को मोहब्बत समझकर बहक गई थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया था। मेरे पति ने वह फ़ोटो मेरे सामने फेंकी और फिर बैग से कुछ निकालने लगा। कुछ देर बाद उसने बैग से चमड़े की तरह कोई चीज़ निकाली और अपने चेहरे पर पहनी। फिर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मनोज नहीं खड़ा था, बल्कि उसका मुखौटा था जो मेरे पति ने अपने चेहरे पर लगाया था। उसने चेहरे वाला मास्क उतारा और जोर से हंस पड़ा। फिर जब उसने मुझे अपना नाम बताया तो मेरे ऊपर एक और बम गिरा। उसका नाम विकास था, डॉक्टर विकास। वह मम्मी का मंगेतर था, जिसने मम्मी से बदला लेने का यह तरीका निकाला था। वह सब अपना कारनामा मुझे बता रहा था कि कैसे उसने मेरी मम्मी को ढूंढते हुए इतने साल लगा दिए, और जब उसने मुझे देखा तो उसे मुझ में मेरी मम्मी की छवि नज़र आई। फिर कुछ दिन में सब कुछ उसे पता चल गया, और तब उसने यह खेल खेला।
इंसानी शक्ल का एक मास्क उसने बनवाया और वह पहनकर मुझे धोखा दे रहा था ताकि मेरी माँ वैसे ही तकलीफ़ से गुजरे जैसे मेरी माँ के भाग जाने के बाद वह तड़पा था और उन्हें ढूंढता रहा था। फिर इतने घिनौने तरीके से मेरा इस्तेमाल किया था। मम्मी ठीक कहती थी कि विकास एक पागल आदमी है और इस वक्त वह कोई जंगली लग रहा था। वह सच में साइको था। मुझे उससे डर लगने लगा था। वह मेरी मम्मी से बदला लेने के लिए ना जाने आज मेरे साथ क्या करता। मैं एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी थी। विकास का मकसद मेरी माँ को मौत से बढ़कर तकलीफ़ देना था और आधा वह मेरे जरिए दे चुका था और बाकी आधा वह मेरे ही जरिए देना चाहता था। उसने अपने बैग से रिवॉल्वर निकाला और उसमें गोलियां डालने लगा। एक माँ को मौत से भी बदतर तकलीफ़ उसके औलाद की मौत पर होती है और वह मुझे मार कर यह तकलीफ़ मेरी माँ को देना चाहता था। मैं जो कुछ देर पहले खुदकुशी का सोच रही थी, अब मौत को अपने सामने देखकर मेरी रूह कांपने लगी। मैं खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन कैसे बचाती मैं खुद को इस दरिंदे से। लेकिन तभी मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे गुलदस्ते पर पड़ी और मैंने फ़ौरन वह गुलदस्ता उठाया और उसके सर पर दे मारा। वह चकराकर फर्श पर गिरा और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी। उसने मेरे साथ जो कुछ किया था वह माफ़ करने के काबिल नहीं था। इससे पहले कि वह उठ खड़ा होता, मैंने कांपते हाथों से गुलदस्ता वापस उठाया और उसके सर पर भी तहाशा मारने लगी। इसके बाद मैं खौफ से चीखने लगी और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने लगी, मगर हड़बड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो गया था और मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा पेट में ही सांस लेना छोड़ चुका है। और उसके बाद मैं होश खो बैठी। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे पास मेरी माँ थी। मेरी आँख से बहुत आंसू निकल रहे थे। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी और मैंने यही बयान पुलिस को भी दिया था, जो मुझे डॉक्टर विकास की मौत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके ले गई थी। माँ ने अपनी जेवरात और घर जो पापा ने लिया था वह बेच दिए और एक अच्छा वकील किया, जिसने साबित कर दिया कि मैंने डॉक्टर विकास का खून सेल्फ डिफेंस में किया है। मुझे खुद को बचाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया और मैं रिहा हो गई। माँ ने मुझे माफ़ कर दिया और ज़िंदगी को हमने एक बार फिर से नए सिरे से शुरू कर दिया था।